नमस्कार साथियों, आज साइंस डे के उपलक्ष्य पर डायमंड पब्लिक स्कूल के इन बच्चों को हम विजिट करवाने लेके आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो ये पॉली हाउस यानी कि प्रोटेक्टेड फार्मिंग, एक ऐसी फार्मिंग जिसे कीट, इंसेक्ट और माइक्रोब से बचाकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के अंदर किया जाता है। तो आज हम विजिट करवाने वाले हैं हमारे डायमंड पब्लिक स्कूल के बच्चों को इस पॉली हाउस का। सबसे पहले मैं मिलवाता हूं आपको इस पॉली हाउस के ओनर और मेरे प्यारे मित्र कमल सर से। आइए सर, मोस्ट वेलकम। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। चलो सर, आज हम आपका पॉली हाउस विजिट करने आए हैं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे बच्चों को आपका पॉली हाउस विजिट करवाएं। बिल्कुल कराएंगे। आओ बेटा। अब देख सकते हो कि ये हमारे पॉली हाउस का एंट्री डोर है और जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे यहाँ मिलेगा हमें एक छोटा सा स्पेस। आइए सर, यहाँ सारे न्यूट्रिएंट रखे हुए हैं और बहुत सारी चीज। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ इसके जस्ट आगे ये एक दूसरा डोर और बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉली हाउस है ये डबल डोर के कंसेप्ट में बनाया जाता है कि जैसे यहाँ हम बैठ के अगर कोई काम कर रहे हैं तो इस डोर को अगर हम बंद कर देते हैं तो बाहर के जितने भी इंसेक्ट्स है, माइट्स है, थ्रिप्स है, वो अंदर इंटर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अपना पॉली हाउस जो है वो कीटों से फुली प्रोटेक्ट रहता है। इसलिए इस डबल डोर के कंसेप्ट को बनाया गया। इसको जब हम खोलेंगे तो आगे होगा अपना फार्मिंग एरिया। बच्चे काफी समय से इस पॉली हाउस को विजिट कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि मेरे पीछे जो कुकुम्बर की जो फसल लगी हुई है ये अब लगभग फाइनल स्टेज पे है। इस फसल का जो टाइम है वो लगभग पूरा होने वाला है। तो अब हम कमल सर से पूछेंगे कि सर जो बेसिक चीजें हैं इस पॉली हाउस से संबंधित कि कैसे बीज लगाया जाता है, कितने न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, कितने टाइम में फसल बनकर तैयार हो जाती है, कितनी फ्रूटिंग होती है, अगर कोई नया व्यक्ति इस पॉली हाउस को बनाना चाहे तो अप्रोक्स कितने रुपए का खर्चा आ जाता है, गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है, बहुत सारी चीजें। और यहाँ ये भी हम समझेंगे कि ये पॉली हाउस जो है वो साइंस के कौन से कंसेप्ट पे काम करता है, अंदर इतना प्रोडक्शन क्यों होता है, बाहर ये प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं आज हम कमल सर से। तो सर आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये जो फसल अपनी यहाँ लगी हुई है इसे लगाए हुए लगभग कितना समय हो चुका है? आज हो गए सर, इसको 5.5 महीने हो गए। 5.5 महीने हो गए, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया सर। जहाँ तक मैंने सुना है कि कुकुम्बर की फसल पॉली हाउस में लगाने के बाद में वो 2.5 से 3 महीने में फसल खत्म हो जाती है। इतना ही टाइम होता है। तो फिर आपके यहाँ फसल को 5.5 महीने कैसे हो गए? आप ऐसा क्या देते हो इनको? सर वो मतलब जब शुरुआत में हम खाद भी अच्छे डाले ना बेड के अंदर, जी उस हिसाब से मतलब पौधा भी सही जाए। बहुत बढ़िया। सर ने कहा कि जैसे हमने बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट यहाँ जो हमने सबसे पहले फार्मिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है सॉइल प्रिपरेशन में सर ने बहुत अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड किए, कंपोस्ट मिलाया, जिसकी वजह से प्लांट की जो लाइफ है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। सर आप मुझे ये बताएं कि जब सबसे पहले यहाँ बीज ग्रो किया जाता है तो बीज ग्रो होने से लेकर पहली फ्रूटिंग यानी पहला फ्रूट पौधे में आता है, उस टाइम में कितना समय लग जाता है? गर्मी में लग जाता है सर आपको इसमें 34 से 35 दिन। 34 से 35 दिन में फ्रूट बनकर तैयार हो जाता है। और यही अगर हम पॉली हाउस के बाहर करें तो लगभग कितना समय लग जाएगा? ये टाइम लग जाएगा इसमें आपको 1.5 महीना लग जाएगा। इसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। तो देखो ये पॉली हाउस का एक बहुत अच्छा फायदा है कि अगर यही फार्मिंग हम बाहर करते हैं तो 1.5 से 2 महीने में या 2 महीने के बाद में हमें पहला फ्रूट देखने को मिलता है, जबकि पॉली हाउस में सिर्फ 1 महीने में 30 से 32 दिन में ही आप पहली फसल को हार्वेस्ट कर सकते हो। सर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक बार न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को थोड़ा सा समझाए कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट आप इसमें देते हो, कौन कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट देते हो, किस टाइप के एनपीके आप इनमें देते हो। एक बार थोड़ा सा बच्चों को इन सब चीजों के बारे में बता दीजिएगा। सर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट देते हैं हम इसमें, लेकिन जो मतलब पौधे की ग्रोथ के हिसाब से देते हैं इसमें।
जी जी, मतलब जितना पौधे को रिक्वायर्ड होता है उसी हिसाब से उसके देते हैं। अकॉर्डिंग ही आप इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कैल्शियम देते हैं, एनपीके देते हैं, और जो मतलब पौधा फल दे रहा है तो उसके हिसाब से जो अगर पौधा फल लग रहा है ना, तो इस टाइम अगर इसमें कौन सा स्प्रे करना है वो भी इसी देते हैं। एक इसमें कितनी बीमारियां लगती है, स्प्रे कितना करना होता है? बाहर की फसल के बजाय अंदर यहाँ इंसेक्ट बहुत कम पहुंचते हैं, हाँ, माइट्स बहुत कम होता है, थ्रिप्स बहुत कम होता है, बिल्कुल। तो बीमारियां बाहर जितनी होती है कम होती है, नहीं कम होती है इसमें, बीमारियां अंदर कम होती है। बीमारियां अंदर कम होती है, इसका मतलब स्प्रे भी हमें कम करना पड़ता है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि केमिकल फ्री फार्मिंग भी इसको मान सकते हैं कि यहाँ बहुत कम दवाइयों का स्प्रे करके हम बहुत अच्छा उत्पादन यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर अब कुछ चीजें जैसे बच्चों ने भी मेरे से पूछा कि सर ये जो ऊपर फॉग स्प्रे लगा हुआ है ये क्यों लगाया जाता है, तो सर इसको क्यों लगाया गया, इसका क्या मतलब है? इसको इसलिए लगाया गया है ताकि गर्मियों में अगर धूप ज्यादा पड़े ना तो इसको हम चला सकते हैं, पौधे को ठंड दे। गर्मियों में जैसे ही टेम्परेचर अंदर का बढ़ता है तो टेम्परेचर को डाउन करने के लिए ये फव्वारे चलाए जाते हैं जिससे अंदर का टेम्परेचर वापस मेंटेन हो जाता है। और ये जो ऊपर नेट लगी हुई है ये भी गर्मियों में ढकने का काम करते हैं। ये भी गर्मी में ढकने के लिए ताकि पौधे को छाया हो जाती है। जी जी। ऊपर क्या ये पूरा पॉली हाउस जो है ये प्लास्टिक से बना हुआ है और इसके जस्ट ऊपर आप देखोगे कि व्हाइट कलर की नेट लगी हुई है। ये जब गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इस नेट से पूरे पॉली हाउस को ढक दिया जाता है और ऊपर जो फॉग स्प्रे आप देख रहे हो इनको चलाकर कुछ पानी स्प्रे किया जाता है। एक बार दिनेश सर आप इस नेट को लगा के दिखाइएगा। ये देखो जैसे ही इसे हम खींचेंगे ये नेट अपने आप ढक जाएगी और जैसे इसे वापस खींचेंगे नेट वापस उधर चली जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा। तो सर क्या इस त्रिपाल के ऊपर यानी पॉली हाउस के बाहर की तरफ भी इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये फॉग स्प्रे लगाए जाते हैं? बिल्कुल लगाया जा सकता है, लगाया हुआ है हमारे अभी बाहर भी लगाया हुआ है। जी सर। तो उसको सर्दियों में तो ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, गर्मियों में only। गर्मियों के दिनों में बाहर का फॉग स्प्रे भी चलाया जाता है जिससे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाता है। अभी आप देख रहे होगे कि पूरा बिल्कुल ये ब्लू कलर के पॉलिथीन से बना हुआ है, लेकिन साइड में आप देख रहे हो इसके नेट लगी हुई है। एक बार हम नेट के पास में चलते हैं फिर कमल सर से वापस बात करते हैं। ऊपर देखोगे यहाँ ब्लू कलर का प्लास्टिक लगा हुआ है और इसके नीचे आप देखोगे नेट लगी हुई है। तो ये नेट लगे होने के मोस्टली दो एडवांटेज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि हर प्लांट को एयर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे फ्रेश हवा चाहिए होती है। तो अगर इसको पूरा हम प्लास्टिक से ढक देंगे तो ये फसल बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगी क्योंकि इसे प्रॉपर एयर वेंटिलेशन यहाँ का नहीं होगा, इसे प्रॉपर हवा नहीं मिलेगी। तो इस नेट को लगाने का पहला फायदा ये होता है कि यहाँ से इसे फ्रेश हवा मिलती है। दूसरा ये जो नेट है ये अपनी जो नॉर्मल नेट होती है उससे बिल्कुल अलग टाइप की, इसको इंसेक्ट नेट बोला जाता है। ये एक ऐसी नेट है जिससे कोई भी मॉस्किटोज है, कोई भी माइक्रो इंसेक्ट जो है वो इस नेट से अंदर की तरफ नहीं आ सकता है। तो इससे सिर्फ हवा अंदर आती है, कोई भी इंसेक्ट जो है जो अपनी फसल को डैमेज कर देगा वो इससे अंदर नहीं आता है। इसलिए यहाँ नीचे इस इंसेक्ट नेट को लगाया जाता है जिससे प्लांट को हवा भी मिलती रहे और अपनी फसल को डैमेज करने वाले इंसेक्ट भी अपनी इस फार्मिंग के अंदर इंटर नहीं करे। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो नीचे बेड बने हुए हैं आपके, ये बेड आप मैनुअली हाथों से बनाते हो या फिर यहाँ ट्रैक्टर वगैरह इन सब चीजों की हेल्प लेनी पड़ती है? ट्रैक्टर वगैरह की हेल्प लेनी पड़ती है, ये मैनुअल हाथों से नहीं बनता है। एक दूसरा मैं देखना पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी आपने इरिगेशन कर रखा है इनमें ड्रिप इरिगेशन का बहुत अच्छा सेटअप आपने लगा रखा है और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी भी शायद आपने इनको पानी पिलाया है। तो इनको कितने दिनों से पानी पिलाने की जरूरत होती है? गर्मियों में तो डेली पानी पिलाना पड़ता है। गर्मियों में इनको डेली पानी पिलाना पड़ता है और सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन। सर्दियों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी पिलाया जाता है और गर्मियों में डेली पानी पिलाया जाता है। तो सर यहाँ ये जो अपना आपने जैसे मुझे बताया कि ये पॉली हाउस जो है ये लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। तो इस 4000 स्क्वायर मीटर की पॉली हाउस से अब तक आपने लगभग कितना उत्पादन ले लिया, कितने क्विंटल या कितने टन खीरा यहाँ हो चुका था? इसमें मैंने ले लिया 55-56 टन। 55-56 टन के लगभग। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छा, इतने छोटे से पॉली हाउस में बहुत अच्छा उत्पादन आपने लिया है। अगर यही हम बाहर करके देखना चाहे तो इस 4000 स्क्वायर मीटर के एरिया में हम मुश्किल से 5 से 7 टन प्रोडक्शन ले सकते हैं। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा सर, कैमरा थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा। आप देखोगे जो कुकुम्बर का जो प्लांट है ये एक क्रीपर है जो जमीन पर फैलने वाला पौधा है, लेकिन यहाँ इसे एक अलग कंसेप्ट के साथ बनाया गया है। ये देखो कुछ थ्रेड्स लगाए गए हैं जिनको ऊपर बांधा गया है और इस प्लांट को इस थ्रेड के माध्यम से बिल्कुल ऊपर तक चढ़ा दिया गया है। अब यहाँ आप देखोगे जितने भी नोड है, जैसे फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अब ये प्लांट बिल्कुल डैमेज हो गया है, इसका लास्ट टाइम है। लेकिन जब ये बिल्कुल अपने ग्रोविंग स्टेज पे होता है
तो इस हर एक नोड से 4 से 5 फ्रूट में निकलते हैं, यानी यहाँ से 4 से 5 कुकुम्बर लगेंगे, फिर यहाँ 4 से 5 कुकुम्बर, फिर यहाँ 4-5 कुकुम्बर, फिर यहाँ 4-5 कुकुम्बर। तो आप देख सकते हो कि एक ही प्लांट में आप लगभग 30 किलो के लगभग प्रोडक्शन आपको ये प्लांट, जब इसकी लाइफ साइकिल जब तक कंप्लीट होता है तो ये एक प्लांट दे देता है। और कोई बच्चा जो इस पॉली हाउस के बारे में किसी चीज के बारे में सर से पूछना चाहेगा, आपको यहाँ देखकर कुछ लग रहा होगा, आपके माइंड में कोई सवाल आ रहा होगा, किसी चीज के बारे में आपको पूछ रहे हैं, तो आप बेझिझक कमल सर से पूछ सकते हो। क्या अपनी 7th क्लास के स्टूडेंट संजू जो है वो पहला क्वेश्चन सर से पूछना चाहती है। यस, यहाँ हो बेटा, आप क्या पूछना चाहते हो? जो हम बाहर पौधे उगाते हैं उनमें फंगस लग जाते हैं, क्या पॉली हाउस में भी पौधे लगाए तो उनमें भी फंगस लगते हैं? हाँ कमल सर, ये बताइए क्या पॉली हाउस में जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें भी फंगस लगता है? बिल्कुल, इसमें भी फंगस लगता है। इसमें फंगस लगने पर हम फंजीसाइड का ड्रेसिंग निकाल देते हैं। इसमें फंजीसाइड से ड्रिच किया जाता है इसको, हाँ, बिल्कुल। ताकि फंगस की जो प्रॉब्लम हो बिल्कुल खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया। और कोई सेकंड स्टूडेंट? अब अपने 8th क्लास से पायल जो है वो सर से क्वेश्चन पूछना चाहती है, तो आप क्या पूछना चाहोगे बेटा? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन पेड़ों में आप कौन सा केमिकल देते हो? केमिकल 3 होते हैं, वो फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, और वो आप कैसे देते हो? फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो पायल ये पूछना चाह रही है कि सर जो प्लांट को रिक्वायर्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट है जिसको एनपीके भी कहा जाता है, तो आप इनमें एनपीके का जो स्प्रे है वो करते हो या एनपीके इनकी रूट में देते हो? एक बार ये बच्चों को डिटेल से बता दीजिएगा सर। नहीं सर, इसमें हम एनपीके स्प्रे नहीं करते हैं। एनपीके स्प्रे नहीं करते, ओनली रूट में देते हो? पानी के साथ में। पानी के साथ देते हो। कितने प्रकार के एनपीके देते हो सर आप इनमें? इसमें हमारे 5 प्रकार के एनपीके हैं जी, जैसे 1261 है, 1919 है, 0050 है, कैल्शियम है, जैसे कुछ प्रकार के और भी है। ओके ओके। तो ये इतने सारे जो एनपीके हैं वो आप इन प्लांट्स में देते हो? हाँ, शेड्यूल के अनुसार देते हैं। इन सबका शेड्यूल बना हुआ होता है कि 20-20-20 कब देना है, 16-32 कब देना है, 00-50 हमें कब देना है। इनके अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिएंट इनको आप देते हो? मैक्रो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट एक साथ ही देते हो या फिर अलग अलग से, कि आयरन के लिए आपने कुछ अलग से दिया, कैल्शियम के लिए कुछ अलग से दिया? 12-13 तत्व का ऐसा कुछ आता है, खाद आता है, उसको मिला के ओके, 12 से 13 एलिमेंट का एक बना हुआ रेडीमेड खाद आता है, वो देते ही प्लांट की सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। ओके, वेरी गुड। और क्वेश्चन अपने बीच में से पूछना चाहेगी क्लास 7 से कनिका। किस कनिका? कम बेटा, आप आओ बेटा। आप सर से क्या क्वेश्चन पूछना चाहोगे? सर मैं पूछना चाहती हूँ कि बाहर जो पौधे उगाए जाते हैं उनमें इंसेक्ट लग जाते हैं, तो वहाँ इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, क्या पॉली हाउस में भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, इसमें भी किया जाता है। तो सर यहाँ कौन कौन से टाइप के इंसेक्टिसाइड, जैसे इंसेक्टिसाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, बहुत प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं। माइट्स की प्रॉब्लम भी इनमें होती है, रेड माइट्स होता है, व्हाइट माइट्स होता है, थ्रिप्स की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ वॉर्म्स वगैरह होते हैं तो वो भी यहाँ हो जाते हैं। तो क्या यहाँ हर प्रकार की समस्या होती है? थ्रिप्स भी है, माइट्स भी है, वॉर्म्स भी है, सारी समस्याएं होती है। एक क्वेश्चन सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जनरली लोग कहते हैं कि पॉली हाउस का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा हाई होता है, तो क्या वास्तव में ऐसा होता है? इतना हाई नहीं होता है। ज्यादा हाई नहीं होता है, हाँ, नहीं होता है। नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिसमें आप आराम से काम कर सकते हो। और अगर टेम्परेचर हाई होता है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर फॉग स्प्रे लगे हुए होते हैं, फॉग नोजल्स लगे हुए होते हैं जहां से वाटर स्प्रे करके यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये एक प्लांट से कितना उत्पादन होता है? एक प्लांट में हो जाता है 12 से 15 किलो। एक प्लांट से लगभग 10 से लेके 15 किलो तक का प्रोडक्शन आराम से हो जाता है। यानी अब जितने प्लांट लगे हुए हैं टोटल प्रोडक्शन को इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आइए गौरव सर, मोस्ट वेलकम, आओ इधर से, इनसे मिलवाओ। ये हमारे गौरव सर, मोस्ट वेलकम सर। ऐसे वेलकम आपको हमारा करना चाहिए क्योंकि आज आपके पॉली हाउस को विजिट करने हम आए। अब हमारे बीच गौरव सर आ गए, गौरव सर से भी हम कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहती है हमारे 8th क्लास से कोमल। कोमल आओ बेटा, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? सर से पूछिएगा। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो इनके थ्रेड्स बांध रहे हैं इन्हें बांधना जरूरी है, ये नीचे भी तो फैल सकते हैं? नीचे भी फैल सकते हैं, पर नीचे फैलने में ये प्रॉब्लम है कि ये जमीन के कांटेक्ट में रहेंगे, वहाँ कीट पतंगों का ज़्यादा अटैक होता है, प्लस इनकी ग्रोथ लंबाई नहीं होती, ये वहाँ गोल गोल हो जाते हैं इनको, ताकि ग्रेविटेशन पुल की वजह से ये नीचे जाके और इनकी लंबाई बढ़े और ये सीधे रहे एकदम, इसलिए इनको थ्रेड पे लगाना जरूरी है। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गौरव सर ने कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इनकी लेंथ को इंक्रीज किया जाता है। अगर वैसे ये
जमीन पे फैलने वाला एक क्रीपर टाइप का प्लांट है जो जमीन पे फैलता है, लेकिन अगर इसको हम जमीन पे फैलाएंगे तो वहाँ ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगेगा, इंसेक्ट का अटैक ज्यादा होगा, इसलिए इनको यहाँ ऐसे खड़ा किया जाता है कि ग्रेविटेशनल पुल से अपना जो फ्रूट है उसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा हो। यही कंसेप्ट काम करता है सर। ओके सर, जैसे कमल सर ने हमें बताया कि लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये हमारा पॉली हाउस है। तो इस 4000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ जो पॉली हाउस है, इसको बनाने का अप्रोक्स कितने रुपए का खर्चा आया होगा? इसको बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर स्कीम आती है, उसको अपना 40 लाख कॉस्ट आता है, जिसमें से आपको सब्सिडी मिलती है। टोटल 40 लाख कॉस्ट आता है। ओके, गवर्नमेंट कितने % सब्सिडी देती है सर? 75%। गवर्नमेंट हमें 75% तक सब्सिडी देती है। यानी मैं ये समझ लूँ कि अगर इसे मैं बनाना चाहूँ तो मुझे लगभग अपनी तरफ से 10 से 11 लाख रुपए लगाने होंगे। बाकी सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट का होता है। ओके, और ये कितने समय में बनकर तैयार हो जाता है? इसको देखिए वो माल आने पर है, अगर माल सारा टाइम से आ जाता है तो 2.5 से 3 महीने में ये पूरा प्रिपेयर हो जाता है। 2.5 से 3 महीने में पूरा प्रिपेयर हो जाता है, स्क्रैच से एकदम फाउंडेशन से लेके पूरा तैयार होने के। ओके ओके ओके। तो सर एक कंसेप्ट यहाँ ये भी काम करता है कि यहाँ अगर आपके पास कोई भी वाटर रिसोर्सेस नहीं है तो भी पॉली हाउस से फार्मिंग की जा सकती है। जैसे तो आप एक बार थोड़ा सा इस कंसेप्ट के बारे में बताएं कि ऐसा पॉली हाउस में क्या होता है कि अगर हमारे पास पानी के लिए कोई बोरवेल, कोई ट्यूबवेल कुछ भी नहीं है, फिर भी पॉली हाउस से फार्मिंग कैसे की जा सकती है? पॉली हाउस से फार्मिंग हमें बारिश का पानी इकट्ठा करना बहुत जरूरी रहेगा। उससे पहले ओके, बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पर प्लांट जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं, नीचे नोजल के पास ही सिर्फ पानी जा रहा है। जी जी, प्लांट वहीं से पानी लेगा और उतना ही पानी हम इनको देते हैं। दिन में 25 मिनट सिर्फ एक साइड चलता है 1 बीघा में पानी, तो लिमिटेड क्वांटिटी में पानी यूज होता है। जितनी इनकी डिमांड है उतना ही पानी दिया हाँ। जाता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी दिया जाता है जिससे वाटर वेस्ट जो हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। हाँ, पानी यानी सीधा सीधा ये कंसेप्ट काम कर रहा है कि पॉली हाउस के रूप से जितना भी पानी आता है उस सबको रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। हाँ। और रेन वाटर से ही वापस फार्मिंग की जाती है। हाँ, तो अगर हमारे पास कोई भी वाटर रिसोर्सेस नहीं है तो क्या रेन वाटर से इतना पानी इस पॉली हाउस से कलेक्ट हो जाता है कि उससे पूरे 1 साल के लिए फार्मिंग की जा सकती है? बिल्कुल हो जाता है। अगर बारिश अच्छी हुई है तो आपको 1 बीघा में ही इतना पानी मिल जाएगा। ये तो 2 बीघा का पॉली हाउस है, जी जी, आपको 1 बीघा में इतना पानी 1 बीघा में ही 2 बीघा की फार्मिंग करने का वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है। हाँ, एक सर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि टोटल जो 12 महीने का अपना 1 ईयर का जो एक पीरियड होता है, इस एक 1 ईयर के पीरियड में आप यहाँ कितनी फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं? 2 फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। 2 फसल हार्वेस्ट कर सकते हैं। बीच में क्योंकि हमें गैप देना पड़ता है ताकि ये खरपतवार वगैरह ना हो, तो सोलराइजेशन के लिए टाइम देना पड़ता है, सॉइल को रिचार्ज होने के लिए टाइम देना पड़ता है ताकि सॉइल फर्टाइल रहे लंबे टाइम के लिए। ओके ओके, ताकि सॉइल में प्रॉपर एरिएशन हो जाए, हाँ, हीट भी मिल जाए उसको प्रॉपर, जिससे सॉइल वापस मतलब फर्टाइल हो जाए और अच्छा प्रोडक्शन दे। हाँ, अगर कंटिन्यू हम फार्मिंग करते जाएंगे, सॉइल को प्रॉपर एरिएशन नहीं मिलेगा, प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जिस होप के साथ इसको शुरू किया गया है। तो सर एक आप मुझे ये बता दीजिएगा कि जैसे कुछ बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ भी कुकुम्बर की खेती की हुई है, तो इस कुकुम्बर के अलावा और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको पॉली हाउस में ग्रो किया जा सकता है? कोई भी बेल हो, तोरी हो, टमाटर हो, चेरी टमाटो लगता है, आप मक्का भी ग्रो कर सकते हैं, पर उनमें करेला भी ग्रो कर सकते हैं, पर उनमें क्या बीमारियां ज़्यादा होती है, उनमें कीड़े भी ज़्यादा होते हैं, उनमें दवाइयों का यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है। खीरे का प्रोडक्शन इसलिए सस्टेनेबल रहता है क्योंकि ये 97% खीरे में पानी ही होता है, सिर्फ इसको पानी और कैल्शियम माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, खाने में पौष्टिक और वजन में बढ़िया उतर जाता है। ओनली कम कॉस्ट में, सीधा सा मतलब ये है कि कम कॉस्ट में खीरे को तैयार किया जा सकता है। बाकी दूसरी फसलें अगर हम ग्रो करेंगे तो उनके लिए कॉस्ट हमें ज्यादा लगानी पड़ेगी और इंसेक्ट्स वगैरह का डर भी ज्यादा रहता है, हो सकता है कि उससे अपना प्रोडक्शन भी खराब हो जाए। हाँ, तो यहाँ प्रोडक्शन खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। शायद यही एक रीजन है कि ज्यादा लोग जो है वो पॉली हाउस में सिर्फ कुकुम्बर को ही ग्रो करते हैं। तो इसमें जो अपने क्रीपर्स टाइप के प्लांट है, जो बेलदार पौधे हैं, इनके अलावा भी और किसी टाइप के पौधे ग्रो किए जा सकते हैं। जैसे मैंने स्टडी किया था गूगल पे कि यहाँ कुछ लोग इसमें कैरेट भी ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग रेडिस भी ग्रो कर रहे हैं, तो रूट से ग्रो होने वाले प्लांट्स है। तो उन प्लांट्स को भी अगर हम इसमें ग्रो करते हैं तो किस टाइप का बेनिफिट हमें उससे होता है? अगर आप कैरेट करते हो तो आपकी पर कैपिटा जो रहेगा एरिया वो आपका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। आपने जमीन तो पूरी यूज कर ली पर ये ऊपर का एरिया आपका ऊपर का एरिया खाली वो रह जाएगा। यूटिलाइज नहीं हुआ तो आपका प्रोडक्शन वैसे ही कम हो जाएगा। एक पौधे से आपको एक बीज से आपको एक ही कैरेट मिलेगी, जी जी राइट सर। वो वहाँ से उखड़ते ही खत्म हुआ का एरिया। पर एक कुकुम्बर के प्लांट पे या क्रीपर पे बार बार प्रोडक्शन आता रहता है,
बार बार उन पे फ्रूटिंग होती रहती है और उनका प्रोडक्शन काफी ज्यादा यानी होता है। बेलदार पौधे ग्रो करने का ये फायदा होता है कि प्लांट में जितने नोड्स बनते हैं हाँ उतनी ज्यादा फ्रूटिंग होती है। हाँ तो इसका ये फायदा है कि हमें इसको हाइट तक ले जाकर एरिया कवर करना है, ताकि एक प्लांट ग्रो करके एक बहुत अच्छा एरिया वहां से हम बिल्डअप करके वहां से अच्छा प्रोडक्शन वहां से गेन कर सकें। बहुत बढ़िया सर। और किसी बच्चे के मन में शायद कोई क्वेश्चन अब नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने सर से पूछे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, फर्टिलाइजर्स के बारे में, फार्मिंग के बारे में, और इसमें क्या क्या इनोवेशन हो सकते हैं, क्या क्या नई चीजें इसमें अप्लाई की जा सकती है, कैसे फसलें ग्रो की जा सकती है, सब हमें कमल सर, गौरव सर ने मिलकर बताया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हम आपका ये पॉली हाउस विजिट करने आए, आपने हमें पॉली हाउस विजिट करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।